सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में अभी तक आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो है तो ज़मीनों की एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, खास तौर पर आमाडाँड़ परियोजना को लेकर के। जहां आमाडाँड़ परियोजना की अगर हम बात करें तो 2600 हेक्टेयर से लेकर के 2800 हेक्टेयर तक की ज़मीनें अधिग्रहित की गई। और SCCL के द्वारा जब बात आती है कि रोज़गार देने की, तो रोज़गार को लेकर के तमाम कई सारे मुद्दे उठाए गए। यहाँ पर लगातार कई वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के भगवान जाने इस क्षेत्र के, खासतौर पर कोतमा विधानसभा क्षेत्र के नेता आखिर कहाँ लापता होते हैं, या क्यों आज तक इस मुद्दे पर जो है तो पहल नहीं करना चाहे। कुछ लोगों ने पहल भी की, तो वो भी कहीं ना कहीं पर पहल करते हुए जो है तो आमाडाँड़ परियोजना में जब इन्होंने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने के बाद स्थिति ये बनी कि ये भी जो है तो प्रबंधन की परिभाषा वहाँ पर बोलने लगे। तो जब प्रबंधन की भाषा नेता बोलने लगे, तो फिर इस आमाडाँड़ परियोजना के अंतर्गत जो भूमियाँ गई हैं, उन भूमियों पर जो नौकरियाँ मिलनी थी, मुआवजे मिलने थे, उसको लेकर के तमाम कई सारी मनमानियाँ की गई। और आज कहीं ना कहीं पर ये मामला कई दिनों तक जो है तो कोर्ट में चला। फिर कोर्ट के आदेश आए, उस आदेश का पालन भी नहीं किया गया। और दूसरी तरफ आज वर्तमान की स्थिति है कि यहाँ पर एक पंचवर्षीय चुनाव ख़त्म होकर के दूसरे पंचवर्षीय चुनाव की जो तैयारी चल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव हैं, और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है तो तमाम कई तरह के हमने भी प्रश्न खड़े कर रखे हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में संजीव मिश्रा जी हैं, जो कि आमाडाँड़ में रहते हैं, और आमाडाँड़ में इनका भूमि वगैरह सब कुछ है, ये भी कहीं ना कहीं पर प्रभावित थे यहाँ पर से। संजीव जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस जो भूमिगत खदान को लेकर के जो आप लोगों ने एक लड़ाई लड़ी यहाँ पर, ये कितने वर्षों से लड़ाई चल रही है? मैं सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। क्या है कि वर्ष 2004-06 में अधिग्रहण हुई थी भूमि। तब से ही किसान जो है मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति को लेके आए दिन प्रशासन के समक्ष, कार्यालय के समक्ष, चाहे वो धरना के माध्यम से हो या न्यायालय के माध्यम से हो, लड़ाइयाँ लड़ती ही, यानी लड़ाई चालू ही रही है। और आज भी किसान जो है मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति को लेके लड़ाई लड़ रही है। तो ये शुरुआत कब से हुई आप लोगों की? मैं दरअसल विस्तार से जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने शुरुआत की तो शुरुआती वर्ष क्या रहा होगा, जब आप लोगों को लगा कि नहीं अब हमें लड़ाई लड़ना ही चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कोई नेता तो आएगा नहीं। देखिए, वर्ष 2004-06 में अधिग्रहण हुई। 2008-09 में इसकी प्रक्रिया अस्तित्व में आई, और उस समय रोजगार की मांग की जाने लगी। जब ये ज़मीनों की अधिग्रहण करने के जो प्रशासकीय उनकी नियमावली है वो कंप्लीट करने के बाद जब आगे आए चरण में, जब माइंस बैठाने की बात आई, तो किसानों ने रोजगार की मांग की। तो उस समय कंपनी का कोई भी नियम नहीं था। सिर्फ मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित 1991 की मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति ही अस्तित्व में थी, और उसके तहत रोजगार की मांग की गई। तो जब उसमें मांग की गई तो कंपनी जो है शुरुआत में रोजगार देने के लिए तैयार भी हुई, और इसके लिए कुछ लोगों ने कोर्ट भी गए, जैसे नरेश सिंह सरपंच, जानकी सिंह सरपंच। ये पूर्व के जो सरपंच थे, इस मामले को लेके हाई कोर्ट गए जनहित याचिका के रूप में। वहाँ से हाई कोर्ट ने ये कहा कि 1991 के तहत इनको रोजगार दिया जाए, और रोजगार प्रक्रिया शुरू हुई। 730 की लिस्ट बनी, जिसमें से पहली 303 लोगों की पोस्टिंग के लिए भटगांव का आदेश हुआ, बोर्ड का अप्रूवल हुआ। लेकिन अचानक बीच में ही इस पूरी प्रक्रिया को SCCL प्रबंधन द्वारा रोक दिया गया, और तत्कालीन समझौता करके ये क्लबिंग कॉन्सेप्ट नियम बनाई, और क्लबिंग कॉन्सेप्ट में 516 रोजगार दिए। क्लबिंग कॉन्सेप्ट में रोजगार भी दिया गया, लेकिन एक ऐसा वर्ग जो इससे अछूता रह गया, वो वर्ग है जिनकी कम ज़मीनें थीं, और उतने में ही वो कई पीढ़ियों से जीवन यापन करते हुए आए हैं। उनकी मांग थी कि हमें मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत रोजगार दिया जाए, जिसमें SCCL कंपनी ने बड़ी चतुरता से 1998 की नीति को लागू किया, संशोधन नीति को, और यह कहा कि 20 वर्ष जिस किसान का होगा अधिग्रहण से पिछला 20 वर्ष लगातार जो भूस्वामी होगा उसी को रोजगार प्रदान किया जाएगा। लेकिन वास्तव में उस नियम का इन्होंने एक तरह से कहिए तो उपेक्षा की। उस नियम में ये था कि काबिज होना चाहिए 20 वर्ष। तो यहाँ तो पुश्तों की ज़मीन है, कई पीढ़ियों से वो उसी में जीवन यापन करते आ रहे हुए हैं, तो उनकी कब्जा बनी हुई है। फिर उस 98 की पॉलिसी में ये था कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना था
जो रोजगार की लालच में, यानी धारा 4 की सूचना प्रकाशन होने के बाद यदि कोई उसमें बंटवारा कर लेता है रोजगार की लालच में या प्रक्रिया कर लेता है, उसको रोक लगाने के लिए या क्रय विक्रय करके भूस्वामी बन जाता है। तो यहाँ तो सब पुश्तैनी निवासी थे, उन्हें तो रोजगार जो है उस नीति में परिधि में आते ही नहीं है, फिर भी उनको उस नीति में खड़ा किया गया। और जबकि वास्तव में ये था कि मध्य प्रदेश शासन 1/7/2000 को अपने पत्र में ये कह दिया था कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2002 आई। 2002 में 3 वर्ष कर दिया गया इस परिधि को, लेकिन ACCL ने नहीं माना, सिर्फ 98 को ही लेके आज भी अड़ा हुआ है और किसान उसी से पीड़ित है और आज भी किसान उसके लिए प्रयासरत है, लड़ाई लड़ ही रहा है। देखिए, विषय यहाँ पर ये आता है कि आपके यहाँ जब से लड़ाई लड़ी जा रही है तब से मुझे लग रहा है कि अगर 2005 से 8 से जब से लड़ाई लड़ी गई तब से लेकर के कई चुनाव भी हुए, है ना। और चुनाव होने के बाद भाई विधायकों की श्रेणी भी बदलती गई, कभी कोई रहा कभी कोई रहा। तो कितनी बार आप लोगों ने जो है तो विधायकों से इस मामले को लेकर के मदद मांगी और उसमें क्या प्रतिक्रिया रही इन लोगों की? हमने समय अनुसार जो भी पदासीन विधायक, हमने सबके पास आवेदन दिया, सबसे गुहार लगाई और कुछ आके खड़े भी हुए, लेकिन निर्णय कोई नहीं दिया। एक समय अवधि के बाद स्वयं में ऐसा परिवर्तन हुआ उनमें कि इस विषय को वो छोड़कर स्वयं किनारे हो गए। अब ये इस प्रश्न का उत्तर कि वो क्यों ऐसा किए, ये तो वो स्वयं दे सकते हैं। फिर भी मैं नाम जानना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने भाई, एक समय था दिलीप जायसवाल जी थे, फिर एक समय आए मनोज अग्रवाल जी थे, फिर एक समय आए जब आज वर्तमान में, क्योंकि आचार संहिता लगी नहीं तब तक तो वर्तमान विधायक सुनील सराफ जी हैं। इन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, इन पर मैं जानना चाहूँगा और जनता भी जानना चाहेगी, ताकि वास्तविकता पता चले। क्योंकि देखिए, किसी पार्टीवाद की बात नहीं होती यहाँ पर, होता है कि क्षेत्र के विधायक अगर हम चुनते हैं तो चुनते क्यों हैं। और आज आमाडांड क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत भारी संख्या में जो है तो एक वोट बैंक होता है। उतना विधानसभा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, या कहें तो राजनगर जो ब्लॉक है पूरा, ये पूरा कोयलांचल क्षेत्र है। तो वोट बैंक तो कहिए तो यहाँ बहुत भारी मात्रा में है। अब रह गई बात, जैसे हमने पदस्थ जो विधायक हैं उनके पास हमने आवेदन दिए और शुरुआत में वो किसानों के साथ आए भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लेकिन लास्ट में किसी ने इसको पूर्ण नहीं कराया। जो किसानों को न्याय मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति की 20 वर्ष की जो स्पष्ट व्याख्या कर, जो यहाँ के वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी जो किसान हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ किसी ने नहीं दिलाया। एक समय आया आप लोगों का पर जब लाठियां भी बरसी, कई लोगों ने मार खाया, उसमें कई लोगों को जेल जाना तो मुकदमे भी दर्ज हुए। यहाँ करीबन 50 से 56 किसानों के ऊपर मामले दर्ज हैं, आज भी दर्ज हैं और वो आज भी पेशी रेंग रहे हैं। विधायकों के मार्गदर्शन पे ही आंदोलन लड़ी गई और लास्ट में किसी का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किसान जो है मुजरिम बनते गए और उनके ऊपर धाराएं लगती गईं। आज वो सब पेशी रेंग रहे हैं। क्या है, देखिए जो अभी आने वाला समय है, चुनाव का समय है, ठीक है। और चुनाव के समय में आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, आपके कोतवा विधानसभा सामान्य सीट होती है और इस सामान्य सीट में न जाने कितने ऐसे दावेदार हैं जो अपने आप को दिग्गज, प्रबल, लोकप्रिय, तमाम कई शब्दों से जो है तो नवाजे जाते हैं। और आज एक बार फिर भारतीय, जैसे अगर हम भाजपा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो अभी टिकट जारी नहीं की, भाजपा ने तो टिकट भी जारी कर दी। अब जो जिनको टिकट मिल चुकी है तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे क्षेत्र को? क्या आपको लगता है कि ये लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, या जिसको कांग्रेस देगी, या फिर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इन लोगों के द्वारा कभी कोई पहल की गई इस क्षेत्र में? इस मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति की लड़ाई में कोई किसी ने भी इसको पूर्णाहुति नहीं दी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। अब जैसे वर्तमान में आप कह सकते हैं कि जिन्हें टिकट मिल गई है, जैसे भाजपा ने अपनी टिकट घोषित कर चुके हैं, उसमें कैंडिडेट भी स्पष्ट हो चुके हैं और भाजपा की सरकार भी है। यदि वो चाहें तो अपने सरकार के से इस चीज़ की स्पष्ट करा सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 1998 के बाद एक साथ 2000, 2006 और 2002 भाई अधिग्रहण हुआ 2004 में,
और मध्य प्रदेश पुनर्वास, उस समय तत्कालीन संशोधन जो आया मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2002, जिसमें 3 वर्ष लाभान्वित है, तो उसको चाहें तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? उनकी गवर्नमेंट अभी भी है, आचार संहिता लागू होने तक उनकी गवर्नमेंट है। वो चाहें तो इस चीज़ को स्पष्ट करा सकते हैं अपने राज्य सरकार से, तो ये विवाद ही खत्म हो जाए, लोगों को लाभ भी मिल जाएगा, रोजगार भी मिलेगा, सब सुखी होंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा। यदि एक परिवार कमाता है तो उससे कई चीज़ जुड़ते हैं, किराने का सामान लेगा तो वो व्यापारी भी जुड़ेगा, यदि वो किसी मजदूर को अपने यहाँ घर में काम के लिए बुलाता है तो वो मजदूर भी पोषित होगा, और यदि कहिए तो इससे काफ़ी क्षेत्र का विकास होगा। आज 63 परिवारों को ACCL द्वारा रोजगार से वंचित कर दिया गया। आज बताइए कि उनके माँ बाप, उनके बच्चों की शिक्षा और उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? इस चीज़ के लिए कोई नहीं सोच रहा। हमने तो प्रशासन के सामने आवेदन दिया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। क्या माजरा क्या था मतलब? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात और आई बीच में कि डिसेंडिंग और क्लबिंग का कुछ मामला था, जिसको लेकर के ACCL प्रबंधन ने भी अपना पल्ला झाड़ा और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए इसमें क्या है, 2018 में 25/1/2018 को हाई कोर्ट ने एक कंसेंट बेस पे आदेश पारित किया। कंसेंट बेस पे आदेश जब पारित ये हुआ कि जो 516 रोजगार पूर्व में दिए गए थे क्लबिंग कंसेप्ट के तहत, उसकी स्क्रूटनी करनी थी। अब स्क्रूटनी की परिभाषा आप मेरे को बताइए कि स्क्रूटनी या जांच में क्या चीज़ आता है? और इन्होंने तो जांच किया ही नहीं, इन्होंने तो पूरी पॉलिसी ही बदल दी। भाई जिस भर्ती में, पुलिस की भर्ती ले लीजिए या पटवारी की भर्ती ले लीजिए, योग्यता का मापदंड होता है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, आपके पास PGDCA का सर्टिफिकेट होने चाहिए, तब आप पटवारी के लिए एलिजिबल हो, कि आप उनसे MA की सर्टिफिकेट मांगेंगे। और वही किया है ACCL कंपनी ने, और प्रशासन ने भी उनका सहयोग दिया। भाई क्लबिंग कंसेप्ट की जांच क्लबिंग कंसेप्ट में होनी चाहिए, तो उन्होंने तो डिसेंडिंग में किया। आपने पॉलिसी ही बदल दिया, तो कैसे संभव है कि रोजगार में वो फिट बैठेंगे? भाई पैकेज सिस्टम में क्या है कि यदि किसी के पास 30 डिसमिल ज़मीन है और वो 1 एकड़ 70 डिसमिल किसी का लेके आ गया, तो 2 एकड़ पे एक रोजगार पा गया। लेकिन डिसेंडिंग नियम में क्या है कि आपके जो कटाप बनती है, उस कटाप में आपकी यदि नहीं आ रही है लिस्ट में ज़मीन, तो आप रोजगार से एलिजिबल नहीं हैं। तो कैसे एलिजिबल होगा? यदि उसके पास पर्याप्त भूमि होता तो वो पैकेज सिस्टम में जाता ही क्यों 2 एकड़ मांग जांच के खरीद के जैसे भी करके होता बनाता और फिर रोजगार की मांग करता? पुनर्वास नीति आपकी क्या कह रही है? पुनर्वास नीति ये कहती है कि यदि आपके पास 10 डिसमिल है, संपूर्ण गई है, तो आपको रोजगार मिलना है। यदि आपका आवास गया है तो भी आपको रोजगार बनती है। 1/3 भूमि गई है तो भी रोजगार है आपका। 2/3 गई है तो भी आपका रोजगार बनता है। लेकिन सिर्फ इसमें 20 वर्ष की जो व्याख्या 98 और 95 को लेके की जा रही है, जो कि एक साथ 2000 और 2002 के तहत समाप्त हो चुकी है। 2002 तत्कालीन संशोधन था 2004-6 के अधिग्रहण में, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया जा रहा है। न प्रशासन करा रही है, न ACCL कर रही है, और न राज्य सरकार से करा रही है। देखिए अब चुनाव का समय नज़दीक है, कुछ समय बाद आचार संहिता लगेगी, कुछ सभी लोग पार्टियां टिकट अपने अपने फाइनल करेंगे, दावेदार उतार देंगे, प्रत्याशी आपके सामने मैदान में होंगे और लोग वोट मांगने भी आएंगे। इस बार आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग जो है तो नेताओं से और जनता से, इस प्रशासन से, इस सरकार से, जो आने वाले समय में सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग चाहते क्या हैं? हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी के तौर पर इस फील्ड में आ रहा है या जिनकी टिकट स्पष्ट हो चुकी है, घोषित हो चुकी है, वो इस मुद्दे पे राज्य सरकार से निराकरण कराएं और स्पष्ट कराएं, लोगों को लाभान्वित करें। तभी तो वो भी दावा कर सकते हैं कि हाँ, हमने क्षेत्र के जनता के लिए कुछ काम किए हैं, और जनता उनके प्रति अपनी सहानुभूति मतदान के रूप में प्रस्तुत करेगी। और मान लीजिए नहीं करते हैं, तब नहीं करते हैं तो जनता तो भैया, मतदान उनका स्वयं का अधिकार है, फिर वो मतदान के समय उन्हें अवगत कराएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो
इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप आमाडांड खुली खदान परियोजना से पीड़ित किसानों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाएं और मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति की जो 20 वर्ष की परिभाषा है 1998 और 1995 की, इसको स्पष्ट कराएं और इसे लागू कराएं। आपने एक बात कही थी कि विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो कुछ लोगों ने इस बात का वो भी किया और आप लोगों ने भी अंदेशा जताया कि भाई हम पत्र दे रहे हैं तो ये विधानसभा में क्वेश्चन उठेगा। तो क्या विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया? नहीं उठाया गया। हमने माननीय वर्तमान विधायक के समक्ष ये अपील लगाई थी कि आप इस प्रश्न को जो है विधानसभा में प्रस्तुत करें। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक विधानसभा में प्रश्न लगा या नहीं लगा इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यदि विधानसभा में प्रश्न लगता तो कुछ पहल होते हैं, लोगों को लाभ मिलते, वो लाभ तो मिले नहीं। चलिए ठीक है संजीव जी, कम से कम आपने जानकारी दी, क्योंकि ये आमाडांड का विषय जो है तो हम देख रहे हैं काफ़ी वर्षों से अटका हुआ है और यहाँ पर देखा जाता है कि चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन इन सब विषयों से कहीं भी किसी तरह का कोई भी दूरदृष्टि तक अगर देखा जाए दूर दूर तक तो कहीं कोई खड़ा नहीं होता है इस मामले को लेकर के। क्योंकि आज देखते हैं हम आमाडांड क्षेत्र को लेकर के और कोतमा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, जहाँ पर ये देखा जाता है कि एक तरफ ठेका मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं क्योंकि ज़मीनें उनकी भी गई हैं, एक तरफ क्षेत्र के आंशिक रोजगार की लड़ाई है, तो एक तरफ यहाँ पर जो आमाडांड क्षेत्र से लगी हुई जो ज़मीनें हैं जिनकी भूमि गई है। अभी हाल फिलहाल एक छोटी सी घटना भी हुई जिसमें किसी का घर तोड़ दिया जाता है, उसे मुआवजा भी नहीं, नौकरी भी नहीं, और उसके साथ किस तरह की न्यायिक विसंगतियाँ थी वहाँ पर, सिर्फ इसलिए कि आप कोयला उत्पादन करना चाहते हैं लेकिन लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाहते। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसमें जो है तो यहाँ पर के समस्त नेताओं को जो है तो आवाज़ उठानी थी, खासतौर पर क्षेत्र के लिए रोज़गार को लेकर के, ठेका मजदूरों के उस स्वरोजगार को लेकर के। और इस क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि कोतमा विधानसभा सामान्य सीट होने के बावजूद भी जहाँ दिग्गज नेताओं का पूरा डेरा होता है, उसके बावजूद किसी तरह की कोई पहल नहीं होती है। सिर्फ चुनावी समय में ये देखा जाता है कि लोग अपने बैनर पोस्टर छपवाते हैं, दीवारों में वॉल पेंटिंग हो रही होती है, लोग अपने वाहवाही लूट रहे होते हैं, कोई लोकप्रिय, कोई विकास पुरुष, तो कोई कुछ भी अपने आप को कहलवा रहा होता है। लेकिन आज हकीकत यह है कि जब अनूपपुर ज़िले की पूरी संपूर्ण तीनों विधानसभा को अगर देखा जाए तो आज एक बात सामने आती है कि ना तो रोज़गार की कमी है, ना नेताओं की कमी है, और ना दमदार विधायकों की। हर तरह के सभी कुछ होने के बावजूद भी तो यहाँ पर किसी तरह कोई पहल नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं पर संजीव जी लोग जो हैं तो भले ही भारतीय जनता कांग्रेस से हों या किसी भी दल से हों, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर प्रताड़ित तो हुए। उन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, जहाँ पर नेताओं को सपोर्ट करना था, समर्थन करना था, तो शायद आज कोई वर्तमान की स्थिति में आज तक खड़ा नहीं होना चाहा। क्यों नहीं होना चाहे अभी आने वाला समय जो है तो बताएगा, क्योंकि अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जनता को वोट देना है। तो मेरा भी एक अभिप्राय है यहाँ पर कि जनता अगर वोट देती है तो ज़रा उनसे ये भी सवाल करें कि अब तक आप कहाँ थे। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। एक तरफ चुनाव है तो एक तरफ हमारा परियोजना है। कोतमा विधानसभा का ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है इस बार। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।